तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक रॉड पीक्यू को हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स लेफ्ट, और आपने, अच्छा, जब ये मूव होगा तो आपको पता है ये कंसेप्ट कौन सा है। ये कंसेप्ट है आपका मोशनल ईएमएफ का कंसेप्ट आपका। ओके, इसमें आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो आपने बताना है कि इन 5 ग्राफ में से ई वर्सेस वी ग्राफ बताना आपने। ई और वी के बीच में ग्राफ कौन सा होगा। फिर आपने बताना है ई और एफ के बीच में ग्राफ क्या होगा। फिर बताना है कि ई और पावर के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसा होगा। देखो भी, अभी ये मोशनल ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई इक्वल टू बी एल वी होता है, राइट। तो ई और वी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, यानी कि इसका ग्राफ स्ट्रेट बनेगा। तो आप ग्राफ देखो, इसमें फर्स्ट और फोर्थ ये दोनों स्ट्रेट हैं, ये वाला और ये वाला। यानी कि इनमें से दोनों में से कोई भी जो है ई और वी वाला ग्राफ बन सकता है आपका, ठीक है। उसके बाद फिर फोर्स आता है जी। फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है बी एल आई एल बी, सॉरी। फोर्स का फॉर्मूला हो गया हमारा, क्या हो गया, आई एल बी, राइट। तो यहाँ भी अगर हम करंट की बात करें, वेलोसिटी ई, देखो अब एफ जो है हम आई की जगह लिख सकते हैं, ई बाय आर लिख सकते हैं, एल बी। तो वही कंसेप्ट बन गया, ई वी की डायरेक्टली है तो एफ बी वी की क्या होगा, डायरेक्टली हो जाएगा। यानी कि एफ और वी में भी ग्राफ बनेगा स्ट्रेट। यानी कि फर्स्ट और फोर में से एक ग्राफ होगा ई वर्सेस वी, दूसरा होगा एफ वर्सेस वी। तीसरा आ जाओ जी, पावर। पावर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आई स्क्र आर, राइट। अब यहाँ पर आई की वैल्यू स्क्वायर पुट करोगे तो वो वी की वैल्यू स्क्वायर में आ जाएगी, यानी कि पावर जो है वी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा ऐसे, अपर पैराबोला। तो इसमें से थर्ड वाला तो पावर है, कंफर्म हो गया जी, ठीक है जी। ये जो थर्ड वाला ग्राफ है वो है हमारा पावर वर्सेस वी। और फर्स्ट और फोर में जो है इनमें से कोई भी एक हो सकता है, ई वर्सेस बी, एफ वर्सेस बी। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा हमारा, थर्ड वाला पावर है ना। देखो लास्ट वाला पावर है तो पावर वाला एक ही मैच कर रहा है, ये सी वाला, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जो फोर्स है वो ई वर्सेस बी हो गया जी, और फर्स्ट वाला जो है वो हो गया एफ वर्सेस बी हो गया जी, ठीक है भाई। तो सी इज मैचिंग, तो आपका आंसर जो है वो आएगा सी, ठीक है। ऐसे कोई भी ग्राफ आ जाए तो आपने इसको फॉर्मूले से ही करना है, फॉर्मूला लिखना है। फिर देखना है डिपेंडेंसी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या स्केयर का है। उसके हिसाब से ग्राफ डिसाइड कर लेना, ठीक है अभी। ओके, 80th assertion रीजनिंग। पहला है द चार्ज induced in the closed circuit increases if the rate of change of flux associated with the circuit increases rapidly। देखो जब फ्लक्स चेंज होता है तो ऑफ कोर्स करंट जो है इंड्यूस होता है और वो इंक्रीज भी होता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने बात किसकी की है, चार्ज की। तो चार्ज तो कांस्टेंट होता है। एक वायर में, अगर हम एक वायर का पीस ले लें, इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो कांस्टेंट है, वो तो जस्ट मूव कर रहे हो, है ना। तो चार्ज कांस्टेंट है, ठीक है। आपको करंट इंड्यूस होता है, वो इंक्रीज डिक्रीज होता है। करंट तो होता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसको हम करंट बोलते हैं, ठीक है। तो चार्ज तो नहीं इंक्रीज होगा अभी, करंट इंक्रीज हो सकता है, तो इसका आएगा आपका फॉल्स। ओके, रीजन है द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन क्लोज सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये तो होता ही है तुम्हारा, ई जो है इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, हमें फॉर्मूला भी होता है। तो ये आपका ट्रू है, ओके। तो ए फॉल्स है, रीजन ट्रू है। नेक्स्ट, 81। 81 क्या है, the induced EMF in the coil increases if the resistance of coil is increased। गलत है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका ईएमएफ
कम होगा क्योंकि करंट कम होता है तुम्हारा, तो ईएमएफ कम होगा, तो ये फॉल्स है आपका। रीजन है हायर द रेजिस्टेंस लेस द करंट थ्रू कॉइल, ये ट्रू है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना करंट कम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 82। देखो 82 में आप ग्राफ बना है ईएमएफ वर्सेस रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डी आई बाई डी टी। तो आपने बताना है कि इनमें से विच ऑफ द गिवन ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट एनर्जी स्टोर्ड वर्सेस करंट थ्रू दिस इंडक्टर। तो पहले तो बताओ अंतरा, हाँ जी सर। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का फॉर्मूला क्या है? नहीं पता? खुशप्रीत क्या फॉर्मूला है? एप्सिलॉन नॉट डी आई बाई डी टी। एनर्जी डेंसिटी है भैया। जसमन क्या फॉर्मूला है? हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर का तो नहीं, वो तो कुछ और अबे था। किसी को नहीं आता, क्या कर रहे हो तुम लोग? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। नहीं, वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो है यार। फिर इंडक्टर की बात कर रहा हूँ, तू पहुंची हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पहुंची, कुछ भी, तू कहाँ कहाँ पहुंच जाती है? हाफ एम एल स्क्वायर। मैं ये कौन सा नया फॉर्मूला बना दिया? और यार एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, दोनों तो कराया आपको मैंने, क्या कर रहे हो? हाफ एल आई स्क्वायर, डेरिवेशन फाइव फ्लेवर पे नहीं, लेकिन फॉर्मूला तो है ना। ठीक है, हाफ एल आई स्क्वायर होता है इंडक्टर का फॉर्मूला, और कैपेसिटर का हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी होता है। ठीक है, तो ये होता है जी। तो आप देख सकते हो कि एनर्जी और आई में स्क्वायर का रिलेशन है। ठीक है, तो अगर दोनों का ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ ऐसे बनाते हैं हम लोग। देखो पहले तो ये बताओ कि कुछ भी करंट किसका ज्यादा है, टू का या वन का, मतलब कि किस में ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, टू का या वन में? सेकंड में। सेकंड का स्लोप ज्यादा है तो सेकंड में होगा, तो यानी कि उसका स्लोप ज्यादा होना चाहिए, राइट? यस सर। हाँ, यानी कि ऐसे दो ग्राफ बन जाएंगे आपके। ठीक है, अब ये बताओ कुछ भी, तो इनमें से एनर्जी स्टोर वर्सेस करंट, कौन सा ग्राफ टू का कौन सा वन का, बता। वही सेम ही नीचे वाला मतलब जो जहाँ पे अभी आपकी पेंसिल है वो सेकंड है, नीचे वाला फर्स्ट हाँ है। बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है जी। ज्यादा एनर्जी होगी, हाफ एल आई स्क्वायर है, दैट्स इट। ओके, इसमें देखें कौन सा ऑप्शन है इसमें, ये कौन से मैच कर रहा है, ये बोला पहले से नहीं मैच कर रहा है, सेकंड है अभी इसका आंसर। ठीक है, बी और सी और डी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि स्ट्रेट है तुम्हारा, तो ये वाला जी आपका आंसर। ओके भी, क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्किट वन कंसिस्ट ऑफ बैटरी, रियोस्टेट, एमीटर। हाँ जी, लगा हुआ है सर्किट वन में, बैटरी भी लगी है, एमीटर भी लगा है, रियोस्टेट भी लगा है, एक इंडक्टिव कॉइल भी लगा हुआ है। ठीक है, अनदर कॉइल में क्या लगा हुआ है, सिर्फ वोल्ट मीटर लगा है। ओके, तो एज रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल रियोस्टेट चेंज करंट इन द कॉइल इज चेंजिंग। अच्छा, आई चेंज कर रहे हैं फर्स्ट में, दूसरे में करंट की ईएमएफ क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो ये वाला ग्राफ दिया है कि फर्स्ट कॉइल में, यानी कि ये ग्राफ इसका है, फर्स्ट वाले का, इसमें करंट कैसे चेंज हो रहा है। देखो करंट पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद कांस्टेंट हो रहा है, राइट? तो अब हमें पता है कि म्यूचुअल इंडक्शन वाला कंसेप्ट में हमें पता है कि जब करंट इंक्रीज होगा तो जो है दूसरे में जो फ्लक्स का है वो भी इंक्रीज होगा, और आपका राइट ईएमएफ इंड्यूस होगा उसमें। ओके, अब ईएमएफ जो है इंड्यूस होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो सिंगल वैल्यू होती है, वो चेंजिंग नहीं होती है। पहले तो ए और बी का तो हो ही नहीं सकता उसका, सी और डी में से एक आएगा। जसमन बताओ अभी सी और डी में से कौन सा ग्राफ होगा? सर डी होगा। हाँ बता क्यों? सर क्योंकि नेगेटिव है ना, मतलब फॉर्मूला में नेगेटिव आता है इसलिए। बिल्कुल जी, सॉरी माइनस एम लिखाएंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, नेगेटिव साइन है, तो स्लोप अगर पॉजिटिव है तो ईएमएफ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। स्लोप नेगेटिव है तो ईएमएफ पॉजिटिव आएगा, तो डी ग्राफ है जी। देखो पहले में करंट बढ़ रहा है तो ईएमएफ ये आ गया जी, फिर स्लोप कम हुआ तो ये आ गया जी, उसके बाद
कांस्टेंट होगा तो ईएमएफ हो गया जीरो। ओके भी, समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला हमने कौन सा लगाया? हमने लगाया E इक्वल टू -mdI/dt। इसके हिसाब से चले हम लोग। ठीक है भाई, नेक्स्ट। अगेन सच रीजनिंग। For sustained induced motional EMF across a metal rod, a constant work has to be done on the rod by external agency of for moving it with constant speed through external magnetic field। बिल्कुल करेक्ट है जी। मोशनल ईएमएफ में जो हम रॉड को मूव करते हैं पीक्यू को, जब तक आप रॉड को मूव करते रहोगे इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा। जैसे ही आपने रॉड को रोक दिया, खत्म। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है BLV। तो अगर V को जीरो कर दिया तो EMF भी जीरो हो जाएगा। इसलिए आपको कॉन्स्टेंटली उस रोड को मूव करना है, तो वर्क करना पड़ता है उसके लिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कीप द चार्जेस इन मोशन थ्रू अ रोड फॉर सस्टेन इंड्यूस करंट। फॉल्स है। मैंने आपको पहले ही बताया कि चार्ज को मूव करने के लिए वर्क नहीं करते हम तो रॉड को मूव कर रहे हैं, उससे करंट करंट आ रहा है। ठीक है, एक्चुअली वर्क डन हो रहा है रॉड पे। रॉड को जो मूव करते हो तो उसमें क्या होता है, आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है और इलेक्ट्रॉन एक तरफ डिस्प्लेस होते हैं। चार्जेस को हम मोशन में करने के लिए नहीं हम वर्क डन करते हैं, चार्ज तो ऑलरेडी मोशन में होता है। आप रोड को मूव करो ना करो, उसके अंदर चार्जेस ऑलरेडी मूव कर रहे हैं। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स दे मूव। तो उनको मूव करने के लिए हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता है। ठीक है, वर्क डन करते हैं उनको डिस्प्लेस करने के लिए एक डायरेक्शन में, ताकि करंट आ जाए इसमें। ओके, तो पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको समझना भी। ठीक है, अब मैं पहले बता रहा हूँ कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, काफी बच्चों को समझ नहीं आया। मैंने अभी अंतरज्योत को ये बताया था ऐसा क्वेश्चन। अब देखते हैं किसको किसको समझ में आता है ये। देखो अभी, पहले तो फर्स्ट डायग्राम देखो आप, नंबर 1 फिगर ए। मैग्नेटिक फील्ड लगा है इसमें इनटू द बोर्ड। पहले तो देख लो भी, मैग्नेटिक फील्ड आपके अंदर है ना, इनटू द पेज लगा हुआ है। जो रॉड है पी क्यू वो हॉरिजॉन्टली लाई कर रहा है। ओके, और वेलोसिटी जो है वो रॉड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। पहले तो ये बताओ मुझे कि ये आपका मोशनल ईएमएफ का कंसेप्ट है। ओके भी, और मोशनल ईएमएफ में हमें पता है कि जो फॉर्मूला होता है BLV, इसमें BL और V तीनों के तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों में एंगल 90 का होता है, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो अब ये बताओ खुशप्रीत, यस सर। इसमें मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऑफ रोड क्या परपेंडिकुलर हैं? मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ तो है। है, तो वो तो ठीक है जी। क्या वेलोसिटी परपेंडिकुलर है रॉड के? अ, क्योंकि वो तो थीटा एंगल। बिल्कुल जी। तो यानी कि हम ये कंपोनेंट नहीं ले सकते वेलोसिटी का, हमें चाहिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपका ये बनेगा, दिस विल बी द परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ये क्या होगा खुशप्रीत? थीटा। हाँ, थीटा। V sin थीटा, राइट। सर। तो ये आएगा, एक्सप्रेशन क्या बना आपका, BL V sin थीटा। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मैंने लिखा है। ठीक है, पहले तो ये समझो कि मैंने BLV में जो LV का कंपोनेंट है वो साइन थीटा लिया, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर चाहिए था। अब देखो, BL और V साइन थीटा में आप तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। पहले तो एक्सप्रेशन ये बना जी। अब दूसरा ये जो पार्ट है ना, ड्रॉ ए फिगर रिप्रेजेंटिंग इंड्यूस ईएमएफ बाय बैटरी, है ना, ये थोड़ा सा टेढ़ा केस है, तो इसको मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ। अब जो मैं बोल रहा हूँ वैसा वैसा करना है आपने। ठीक है, पहले मैं आंसर बताता हूँ कि इसका आंसर क्या है। वो पूछ रहा है कि पी और क्यू में जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इनमें से एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव हो जाएगा, राइट। हाई पोटेंशियल एक पॉइंट हाई पोटेंशियल पे आएगा, दूसरा लो पे आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा ना वो ऐसा होगा।
ऐसा करके। पी हाई पोटेंशियल पे आएगा और क्यू लो पे आएगा। अब ये कैसे आया, आपने इसको कैसे फाइंड करना है पेपर में, वो आपने समझना है इसको। ठीक है, क्या करना है आपने, एक काम करो, अपना राइट हैंड का पाम टच करो, राइट हैंड। ठीक है, और आपने कंसेप्ट क्या लगाना, हमने कंसेप्ट लगाने वाले हैं हम लोग किसका, वी क्रॉस बी का। जो वी क्रॉस बी है वो आपको देगा डायरेक्शन ऑफ हाई पोटेंशियल। तुम्हारा क्या कंसेप्ट है कि V क्रॉस बी आपको क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ हाई पोटेंशियल देगा। तो अभी क्या करना है आपने, अपने राइट हैंड को V पे लगाना है, V साइन थीटा पे। आपने अपना राइट हैंड V साइन थीटा पे लगाना है, और पेज के अंदर मूव करना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड पेज के अंदर लगा हुआ ना। तो आपने V साइन थीटा पे हाथ रख के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाना है। तो आप देखोगे आपका जो अंगूठा है, आपका जो थंब है, वो P को पॉइंट कर रहा है। पी की तरफ। कर रहा है, किस किस को समझ में आया ये बात बताओ। आ गई सर। आ गया सर, समझ में। सबको आ गया ये। ठीक है, तो आपका पी हाई पोटेंशियल पे होगा। हो गया जी, देखते हैं हाँ सबको आया नहीं आया। अभी कौन बताएगा, चलो अंतरा, अंतरा जी, अंतरा है कि नहीं है। हाँ जी सर। अंतरा पहले तो बता इसका इक्वेशन क्या बनेगा दूसरे वाले का। बी एल तो है ही परपेंडिकुलर, वी का कौन सा कंपोनेंट आएगा। सर मैग्नेटिक वी फील्ड। कॉस। कॉस, वी कॉस थीटा। हाँ बिल्कुल जी, वी कॉस थीटा आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज है, लेंथ लाई कर रहा है, और वेलोसिटी का कंपोनेंट एल के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो वी कॉस थीटा आएगा। वेरी गुड। चलो पहला काम तो हो गया, हमने एक्सप्रेशन लिख दिया। अब अंतरा बता, पी और क्यू में से हाई पोटेंशियल पे कौन होगा। अपना फिंगर रखो वी कॉस थीटा पे, और बी की तरफ मूव करना, और बी अभी कहाँ है, बाहर को आ रहा, बाहर को। राइट हैंड फिंगर वी कॉस थीटा पे रखना है, और आपने बाहर की तरफ अपनी तरफ मूव करो फिंगर्स को, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है। थंब कहाँ जा रहा है अंतरा। पी की तरफ आ रहा है मेरा तो। बिल्कुल जी, पी की तरफ ही आएगा जी। यहां भी पी हाई पोटेंशियल पे है। ठीक है जी, फिर बता रहा हूं, आपने अपना फिंगर रखना है वी cos थीटा पे, और अपनी तरफ मूव करना है, अपने फेस की तरफ मूव करना है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की आ रहा हो रहा है तुम्हारा। ठीक है, तो आप देखोगे अपना थंब जो है वो पी की तरफ जा रहा है। हो गया जी। लो भी, सेकेंड आल्सो ओवर। अब थर्ड पे आ जाओ जी। खुशप्रीत, बता थर्ड पे ईएमएफ की इक्वेशन क्या बनेगी। हो जाएगा। क्या हो जाएगा ईएमएफ। समझ नहीं आया, तो क्या बोला तुमने। हो जाएगा ईएमएफ। इसमें ईएमएफ होगा ही नहीं, सर जीरो। जीरो हो होगा। जाएगा, हाँ, क्यों जीरो होगा कुछ भी बता। क्योंकि वो 180 डिग्री बन रहा है तो साइन 180 जीरो। 180, अच्छा वो क्या 180, वो 180 क्या बन रहा है इसमें। वेलोसिटी है ना, तो वो वेलोसिटी, लेंथ सर और इसमें सिंपल सी बात है, वो वेलोसिटी। परपेंडिकुलर ही। हाँ, वेलोसिटी इज पैरेलल टू एल, राइट। वेलोसिटी एल के पैरेलल है, इसलिए ये जीरो हो जाएगा। ठीक है अभी, तो ये था हमारा यस सर। क्वेश्चन नंबर 85। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, इसके आने के चांस अभी। ठीक है। सर हाँ जी, एक बार स्टार्टिंग वाला कंसेप्ट दोबारा समझा दो, मतलब कि वी क्रॉस बी से हमने पोटेंशियल का वो कैसे करा कि ये हाई याद कर हुआ। ले, ये हम कंपटीशन में बताते हैं, इसको तरीका है ये, इसको याद कर ले, ये इजी वे है कि आपने वी क्रॉस बी जो है, जैसे हम बोलते हैं ना, याद है तेरे को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम बोलते हैं ना कि ई क्रॉस वी जो है वो क्या देता है आपको, डायरेक्शन ऑफ है ना, वेव देता है ना। यस। बस ऐसे इसको याद कर ले कि वी क्रॉस वी जो है डायरेक्शन ऑफ हाई पोटेंशियल देगा। ठीक है, तो जहाँ पे थंब पॉइंट करेगा वो हाई पोटेंशियल होगा। दैट्स इट, ओके राइट। इसका और भी तरीका है बताने का, लेकिन वो उसको समझाना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो ये इजी वे है, इस पे कुछ देखना नहीं पड़ता, सिंपल वी क्रॉस बी लगाना होता। ठीक है, इसको एज इट इज याद कर ले।
ओके बी, कम टू 86। अब देखो 86 में क्या है, हमारे पास एक सर्कुलर वायर है, देखो ये ACD एक वायर है सर्कुलर, ठीक है। उसका रेडियस हमारा R दिया हुआ है, ओके। उसका सेंटर O है। तो इनिशियल पोजीशन आप देख सकते हो फर्स्ट फिगर में, पूरा का पूरा जो लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, बिल्कुल बाउंड्री पे पड़ा हुआ उसके AD, और लूप अभी बाहर है। अब आपने क्या करना है, उसको घुमा के टू कंप्लीट रोटेशन लगाना है, एक और दो, दो कंप्लीट रोटेशन करना है आपने। तो क्या होगा, अभी जब आप घुमाओगे उसको अंदर लेके जाओगे तो क्या होगा बताओ जसपन, व्हाट विल हैपन? सर फ्लक्स चेंज हो जाएगा। बिल्कुल फ्लक्स चेंज होगा, तो उसके कारण उसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा, राइट। यस। हाँ बस, है ना। तो दो कंप्लीट रोटेशन करेगा, अंदर जाएगा तब होगा, बाहर निकलेगा तब होगा, फिर अंदर जाएगा फिर बाहर आएगा, है ना। तो इसका ग्राफ जो बनेगा ना आपका करंट इंड्यूस का, वो ऐसा बनेगा जी। सर एक बार फिर बताना। इसको ऐसे घुमा रहे हैं हम लोग, इसको ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है। यस सर। जब ये एक पूरा कर्सर बन जाएगा। मैं डायरा बना रहा हूं मैं। जब तो एक आधा रोटेशन करेगा ना, तो ये लूप ऐसा हो जाएगा, राइट। राइट, यस ओके। सर। हाँ, फिर घुमाएगा फिर वो ऐसा यहाँ पर आ जाएगा ऐसे करके, राइट। यस सर। फिर घुमाएगा ऐसे आ जाएगा, फिर घुमाएगा ऐसे आ जाएगा, पहले बढ़ गया। तो दो रोटेशन क्यों करनी है? बस वो बोल रहा है ग्राफ में दो रोटेशन करनी है, ठीक है ना। ओके। क्वेश्चन में बोल रहा है ना। तो देखो, पहली बार आपने किया अंदर गया, तो करंट इंड्यूस हो गया जी। फिर वो बाहर गया, फिर करंट इंड्यूस होगा, लेकिन करंट इस बार क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्यों गुड़िया, क्लोज द रोड, ठीक है। तो करंट इंड्यूस हो गया, उसके बाद जब बाहर निकलेगा फिर से करंट इंड्यूस होगा, लेकिन इट विल बी नेगेटिव डायरेक्शन होगा। फिर अंदर जाएगा, फिर इंड्यूस होगा, फिर बाहर जाएगा, फिर इंड्यूस होगा। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, तो ये आपका ऐसा कुछ बन जाएगा ग्राफ। करंट कांस्टेंट इंड्यूस होगा। नेचुरली यार, जब ईएमएफ कांस्टेंट होता है, ईएमएफ क्या होता है, BLV नहीं होता है। यस। या एरिया, या तो ये ले ले -d5/dt, जो मर्जी ले ले तू, है ना। अच्छा ई की अच्छा तो एक ही ठीक है। वैल्यू आती है ना। हम्म। तो आई क्या होता है, E/R होता है, राइट। आ गया समझ। तो जब जब फ्लक्स चेंज होगा, आपका करंट इंड्यूस होगा। चलो ये पहला पार्ट मेरा हो गया है, पहले पार्ट का ग्राफ ये रहा। दूसरा है, डिपिक्ट द ग्राफ above in case loop ADC revolves with angular frequency omega dash greater than omega. Keep all other condition fixed as earlier. Give a reason for change in depicting graph. अब हमें पता है कि जितना फास्ट फास्ट फ्लक्स चेंज करोगे, उतना ज्यादा करंट इंड्यूस होता है, राइट। अभी वो उसका जो घुमाने का स्पीड है वो बढ़ा रहा है, करंट बढ़ जाएगा, है ना। मैं इसी ग्राफ पे मैं लाल कलर से ऑरेंज से बना रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट ग्राफ में आपने क्या दिखाना, करंट ज्यादा इंड्यूस हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा तुम्हारा। दैट्स इट। ग्राफ थोड़ा ऊंचा कर दो। सर अगर समझ में इसका आ गया जी। एक्सप्लेनेशन दिया कि करंट इंक्रीज क्यों हुआ, उस पे क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? एक्सप्लेनेशन, हाँ। आपने बोलना है कि हमारे जो फेरेडेस लॉ है ना, उस पर लिखा हुआ है ना, मोर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मोर विल बी द ईएमएफ इंड्यूस्ड, ठीक है। ओके। हाँ, ये फेरेडे का लॉ ही है तो तुम्हारा। इमोशनल ईएमएफ नहीं है बेसिकली? नहीं नहीं, मोशनल नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है तुम्हारा, ठीक है। यस सर। मोशनल तो उसमें आता है ना, रॉड वाले में आता है। ओके जी। लो अभी ये भी हो गया, अब आ जाओ नेक्स्ट वाले में। बट नेक्स्ट सर फिर है, एक और पॉइंट है कि हमारा जो ई होता है वो होता है -d5/dt। तो हाँ। क्या हमारा ग्राफ नेगेटिव से नहीं स्टार्ट करना चाहिए? क्योंकि फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है इनिशियली, तो वो माइनस के कारण हाँ नेगेटिव ठीक नहीं है, होना चाहिए ग्राफ? चलो, यू आर राइट। आप फिर ग्राफ ऐसे बना दो, आप ग्राफ ऐसे बना दो, और क्या, ठीक है। यस ऐसे सर। कर दो, ओके। लेकिन अभी उन्होंने ऑप्शन नहीं दिया ना, तो आप वो भी चलेगा, अगर आप यू आर, बिकॉज यू टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, ना। आप मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो भी चलेगा, वो गलत नहीं होगा ग्राफ के ऊपर, ठीक है। यस सर। हम्म। एक काम करो अभी, रिज्वाइन द मीटिंग, दोबारा ज्वाइन करो।